वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल डीआर मैथ क्लास। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 की प्रश्नावली 13.2 सीधा और प्रतिलोम समानुपात के प्रश्न 1 से 5 हल करेंगे। तो इस प्रश्नावली में हमें दिया गया है सबसे पहले प्रतिलोम अनुपात। तो 13.1 में हमने सीखा है प्रत्यक्ष अनुपात या सीधा अनुपात। अब 13.2 में है प्रतिलोम अनुपात। तो प्रतिलोम अनुपात को हम समझेंगे। प्रतिलोम अनुपात बोलो या प्रतिलोम समानुपात बोलो। देखिए, सीधा अनुपात में हमने पढ़ा था सीधा समानुपात, ये हमने पढ़ा है प्रश्नावली 13.1 में। अगर आपने ये 13.1 नहीं देखी है तो पहले 13.1 देखिए, इसकी लिस्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इसके वीडियो। तो सीधा अनुपात में क्या होता है, ए प्रोपोर्शनल बी होता है, यानी दो कोई चर राशियां है ए और बी। तो ए प्रोपोर्शनल बी का मतलब होता है ए बढ़ेगी तो बी भी बढ़ेगा, यानी दोनों संख्याएं साथ बढ़ेगी। जैसे एक पेन का मूल्य 5 रुपए हो, अब पेनों की संख्या बढ़ेगी तो मूल्य भी उसका बढ़ेगा। अगर 3 पेन हो जाएंगे तो उसका मूल्य हो जाएगा 15 रुपए। यानी पेनों की संख्या बढ़ रही है तो यहाँ पे मूल्य भी बढ़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में होता है सीधा समानुपात। आज पढ़ने वाले हम प्रतिलोम अनुपात। तो प्रतिलोम अनुपात होता है जब दो कोई चर राशियां है ए और बी, तो ये होगा ए प्रोपोर्शनल 1/b, यानी एक संख्या बढ़ेगी तो दूसरी संख्या घटेगी। एक इस कंडीशन में क्या दोनों संख्या बढ़ रही थी, अब इसमें एक संख्या बढ़ेगी और दूसरी संख्या घटेगी। जैसे हम एक मानते हैं कोई एक खेत है, ये इतना बड़ा कोई खेत है। इस खेत में अगर 10 मजदूर काम करते हैं, इस खेत में अगर 10 मजदूर काम करते हैं, कितने मजदूर 10 मजदूर कितने दिन में करते हैं इसको, ये 10 मजदूर काम करते हैं तो वो 5 दिन में पूरा कर लेते हैं, संभाल लेते हैं। अगर मजदूरों की संख्या बढ़ेगी, अगर मजदूरों की संख्या बढ़ाएंगे, अगर हम 20 मजदूर लगा दे, 10 की जगह हम अगर 20 मजदूर लगा दे तो समय बताइए कितना ज्यादा लगेगा या कम लगेगा। तो 10 मजदूरी अगर इसको 5 दिन में कर रहे हैं तो मजदूर ज्यादा होंगे और इसी कार्य को हमें करना है तो ये 2.5 दिन में कर देंगे, यानी कम समय लगेगा। तो मजदूर तो बढ़ रहे हैं और समय क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। समय क्या हो रहा है, मजदूर ज्यादा होंगे तो समय कम लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में होता है प्रतिलोम अनुपात। तो प्रश्न 1 में यही हमें देखना है, इसमें बढ़ रही है संख्या या घट रही है। तो देखिए पहला प्रश्न है, किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या, कोई मान लीजिए कोई कार्य है, इसमें लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय, यानी ये ऐसा ही हो गया, कोई कार्य था उसमें अगर व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो कार्य पूरा करने में समय जो लगेगा वो घटेगा। तो इसलिए ये पहला क्या हो गया, प्रतिलोम अनुपात हो गया। व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो कार्य वो समय घटता जाएगा, जितने ज्यादा व्यक्ति होंगे उतना ही कार्य जल्दी होगा। तो पहले के अंदर हम लिख देंगे प्रतिलोम अनुपात, तो 1 नंबर यहां डाल देंगे और यहां लिख देंगे प्रतिलोम अनुपात। ये पहले का हो गया उत्तर। अब देखिए दूसरा देखेंगे, एक समान चाल से, एक समान चाल यानी एक समान चाल, एक गति समान है, किसी यात्रा में लिया गया समय और तय की गई दूरी। देखिए चाल समान है, समान चाल से कोई बस चल रही है, कोई भी वाहन चल रहा है, तो उसमें लिया गया समय, तो वह 1 घंटे में अगर 20 किलोमीटर चलती है, चाल समान है, तो 2 घंटे में कितनी चलेगी, 40 चलेगी, और 3 घंटे में कितनी चलेगी, 60 चलेगी। समय बढ़ रहा है और दूरी भी बढ़ रही है यहाँ पे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, समय भी बढ़ रहा है दूरी भी बढ़ रही है, तो क्या हो गया सीधा अनुपात, समय बढ़ रहा है और साथ में दूरी बढ़ रही है, तो ये हो जाएगा सीधा अनुपात। तो दूसरे में हम लिख देंगे सीधा अनुपात। दोनों संख्या बढ़ रही है, समय बढ़ेगा जैसे जैसे दूरी भी बढ़ती जाएगी, ज्यादा समय लगेगा तो दूरी भी ज्यादा लगेगी। अब आगे तीसरा है, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। देखो खेती की गई भूमि,
जैसे अगर कोई व्यक्ति ज्यादा खेती करेगा, अगर वो खेती कर रहा है 50 मीटर स्क्वायर खेत में खेती करेगा, तो उसको अगर फसल कितनी हो रही है, मान लीजिए 50 किलोग्राम हो जाती है फसल। अगर वो ज्यादा खेत में फसल बोएगा, 50 अगर वो 100 मीटर स्क्वायर में फसल बोएगा, तो उसको फसल भी 50 से कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। यानी खेती की जमीन बढ़ेगी तो फसल भी उसकी बढ़ रही है, तो दोनों संख्या सेम बढ़ेगी। तो दोनों संख्या सेम बढ़ेगी तो ये हो जाएगा सीधा अनुपात। तो तीसरे में भी क्या हो जाएगा, सीधा अनुपात। अब चौथा देखेंगे, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। अब यात्रा क्या निश्चित है, अब जैसे समय बढ़ेगा तो वाहन की चाल घटेगी। देखिए कैसे, यहां मैं बताता हूं। एक निश्चित यात्रा है, आपको यहां से लेकर यहां तक एक यात्रा करनी है। मान लीजिए यात्रा है 100 किलोमीटर। क्या क्या दिया गया आपको, समय और वाहन की चाल। अगर ये 1 घंटे में हम पहुंच जाएंगे, समय 1 घंटा होगा, तो उसकी चाल कितनी होगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। अगर समय 2 घंटे लगेंगे, समय बढ़ जाएगा, तो चाल कितनी हो जाएगी, स्पीड धीरे हो जाएगी, 50 किलोमीटर की हो जाएगी। उसी जगह जाना है, 1 घंटे में 100 किलोमीटर चल पा रहे हैं, और इसी यात्रा को चलना आपको 100 किलोमीटर चलना। अगर ये 2 घंटे में चलती है, तो उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 50 किलोमीटर की स्पीड से। तो देखिए यहां समय बढ़ा है और किलोमीटर यानी चाल ये घट रही है, किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी, है चाल यहाँ पे घट रही है। तो ऐसे कंडीशन में हो जाएगा प्रतिलोम अनुपात, समय बढ़ रहा है और चाल घट रही है। तो यहां हो जाएगा चौथे में प्रतिलोम अनुपात। अब पांचवा है, किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। किसी देश की जनसंख्या है, इसको भी हम समझते हैं। अगर मान लीजिए कोई देश है, किसी देश की जनसंख्या 100 व्यक्ति है, और उसका क्षेत्रफल साथ में क्या है, उसका भूमि का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हम 100 मीटर स्क्वायर मान ले। किसी देश में 100 व्यक्ति है और 100 मीटर स्क्वायर उसकी जनसंख्या है, तो प्रति व्यक्ति, तो एक व्यक्ति को कितनी मिलेगी, एक व्यक्ति को 1 मीटर स्क्वायर का जगह मिल जाएगी। अगर 100 की जगह दो, अब क्षेत्रफल तो ये रहेगा, देश की जनसंख्या का क्षेत्रफल तो ये रहेगा, उसकी क्षेत्रफल तो ये रहेगा, संख्या बढ़ सकती है। अगर ये 200 व्यक्ति हो जाए, अगर एक की जगह 200 व्यक्ति हो जाएगी, तो एक व्यक्ति को कितनी मिलेगी जगह, आधा मीटर मिलेगी। देखिए 100 व्यक्ति है तो एक व्यक्ति को 1 मीटर स्क्वायर की जगह मिल जाएगी। अगर जब 200 व्यक्ति हो जाएंगे, तो व्यक्ति तो ज्यादा हो गए, जमीन उतनी ही रहेगी 100, तो एक व्यक्ति को आधा आधा मीटर स्क्वायर की जगह मिलेगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए व्यक्ति तो बढ़ गए, लेकिन इसका प्रति व्यक्ति मिलने वाली जो इसका घनत्व होगा वो यहाँ पे घट रहा है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, प्रतिलोम अनुपात। तीसरे पांचवें में हम लिख देंगे प्रतिलोम अनुपात। प्रश्न नंबर 2, एक टेलीविजन गेम शो में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। मतलब एक कोई गेम शो है टेलीविजन में, उसमें 1 लाख रुपए की राशि देनी है विजेताओं को, बराबर देनी है, कितने विजेता हो। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए और ज्ञात कीजिए क्या एक व्यक्ति विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती। देखिए अपने पास में 1 लाख रुपए है, अगर विजेताओं की संख्या 1 होगी तो उसको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। अगर विजेताओं की संख्या 2 होगी तो उनको 50-50 हजार मिलेंगे। अगर विजेताओं की संख्या 4 होगी तो कितनी कितनी संख्या मिलेगी, तो यहां हम मान लेंगे उसको x1 मान लेंगे इसको, और इसको मान लेंगे x2, x3, x4 और x5, ये संख्या हम मान लेंगे यहाँ पे। तो 4 व्यक्ति होंगे तो उसको मिलेगी x1, 5 व्यक्ति होगी तो x2, 8 होंगे तो x3, 10 होंगे तो x4 और 20 होंगे तो x5। तो अब हमें चाहिए x1 का मान। तो x1 का मान कैसे निकालेंगे, देखिए अपने पास में कुल राशि है 1 लाख,
कुल राशि कितनी है 1,00,000। और विजेताओं की संख्या का हम इसमें भाग दे देंगे। तो 1,00,000 में जब हम 4 का भाग देंगे तो अपने पास में संख्या आ जाएगी 25,000। तो X1 में कितने आ जाएंगे यहाँ पे 25,000 रुपये लिख देंगे अपन। और अब हमें चाहिए X2। अपने पास में विजेताओं की संख्या है 5, तो हम क्या करेंगे 1,00,000 में किसका भाग दे देंगे 5 का भाग दे देंगे। तो 1,00,000 में 5 का भाग देंगे तो 20,000 आ जाएंगे। इसी प्रकार X3 का मान निकालेंगे। तो 1,00,000 में कितने का भाग दे देंगे X3 में 8 का भाग दे देंगे। तो 1,00,000 में हम किसका भाग देंगे 8 का। तो 8 एकम 8 और 2 0, 8 दूनी 16, यानी 12,500 रुपये। तो जब 8 व्यक्ति विजेता होंगे तो प्रत्येक व्यक्ति को मिलेंगे 12,500। अब हमें चाहिए X4। X4 के लिए 10 व्यक्ति विजेता है, तो 1,00,000 में हम 10 का भाग दे देंगे। 10 का भाग में 0 से 0 कटेगा तो कितने में बच जाएंगे 10,000। तो प्रत्येक व्यक्ति को कितने कितने रुपए मिलेंगे 10,000 रुपये मिल जाएंगे। और हम X5 निकालेंगे इधर। तो 1,00,000 रुपये अपने पास में है कुल राशि, और विजेताओं की संख्या यहाँ पे है 20, तो 0 से 0 काट लेंगे। अब बचे 10,000, 10,000 में 2 का भाग देंगे तो 5,000। जब विजेताओं की संख्या 20 होगी तो उस कंडीशन में प्रत्येक व्यक्ति को 5,000 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार ये सारणी हम कंप्लीट कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 3, रहमान तिलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। रहमान क्या करता है तिलियों डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तिलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तिलियों के युग्मों के बीच का कोण बराबर हो। वो इस प्रकार तिलियां लगाता है तो उनके बीच में कोण क्या हो, प्रत्येक 2 तिलियों के बीच का कोण बराबर हो। तो निम्नलिखित सारणी को पूरा करके उसकी सहायता कीजिए। तो उसके पास अगर 4 तिलियां है तो प्रत्येक कोण बन रहा है उसका 90 डिग्री का। जब 6 तिलियां लगाता है तो प्रत्येक कोण बनता है 60 डिग्री का। इसी प्रकार 8 तिलियां लगाएगा तो उसके प्रत्येक कोण का मान हमें ज्ञात करना है 10 के लिए और 12 के लिए। तो हम जानते हैं कि कोई जो वृत्त होता है एक सर्किल होता है, यानी जो पहिया बनेगा उस पहिए का जो केंद्र से बनने वाले सभी कोणों का योग होगा 360 डिग्री। यानी एक वृत्त पर उसके केंद्र से पे सभी कोणों का योग कितना होगा 60 डिग्री का होगा, संपूर्ण कोणों का योग। तो अगर उसमें वो 4 तिलियां लगाता है ऐसे 1 2 3 और 4, ये प्रत्येक कोण क्या होंगे बराबर होंगे। इस कंडीशन में प्रत्येक कोण का मान आ रहा है 90 डिग्री। अगर इसी प्रकार वो 6 तिलियां लगाता है तो उसका मान आएगा 60 डिग्री प्रत्येक 2 तिलियों के बीच में। अगर 8 लगाता है तो हम यहाँ क्या मान लेंगे X1, यहाँ मान लेंगे X2 और यहाँ मान लेंगे X3। तो हम X1 X2 और X3 का मान हमें निकालना है। देखो आसान है। X1 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल कोण कितने अपने पास में 360 डिग्री और तिलियों की संख्या कितनी है 8, तो इसमें हम क्या करेंगे 8 का भाग दे देंगे। तो 8 चौके 32 और 4 0 में 40 में दिया तो 8 पंजे 40, यानी 360 में हम 8 का भाग देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 45 डिग्री। तो X1 का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री। इसी प्रकार X2 का निकाल लेंगे। X2 बराबर 360 डिग्री बटा में लगा देंगे 10, तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना बचेगा 36 डिग्री। तो X2 का मान आ जाएगा 36 डिग्री। अब हम X3 का मान निकाल लेंगे। वो कुल कोण 360 होते हैं, तिलियों की संख्या अगर 12 होगी तो 12 तिया 36, 3 बार यानी 30 डिग्री। तो जब 12 तिलियां होगी तो प्रत्येक 2 तिलियों के बीच का कोण होगा 30 डिग्री। अब आगे प्रश्न और पूछा गया है इसमें, क्या तिलियों की संख्या और क्रमागत तिलियों के युग्मों के बीच का कोण, यानी ये तिलियों की संख्या
और ये कर्मागत बीज का जो दो तिल्लियों के बीच का कोण होगा ये, क्या ये कोण प्रतिलोम समानुपात में है। अब आपको पता नहीं क्या प्रतिलोम समानुपात में है क्या। देखिए प्रतिलोम कब होगा, जब ये संख्या बढ़ रही है और ये संख्या घट रही है। 4, 6, 8 ये संख्या बढ़ रही है, लेकिन इधर 90 से 60 होगी, फिर 45 होगी, 36 होगी, 30, यानी ये संख्या घट रही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ, यानी ये प्रतिलोम अनुपात में है। हाँ, ये प्रतिलोम समानुपात में है, समानुपात में है। क्यों है, क्योंकि एक संख्या बढ़ेगी दूसरी संख्या घट रही है। अब आगे इसका दूसरा है, 15 तिल्लियों वाले एक पहिए के कर्मागत तिल्लियों की किसी युग्म के कोण का परिकलन कीजिए। अगर तिल्लियों की संख्या कितनी हो, 15 हो, तो उस समय दो तिल्लियों के युग्म के बीच का कोण हमें ज्ञात करना है। तो दूसरा, तो बीच का कोण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, वही 360 में किसका भाग दे देंगे, 15 तिल्ली है तो 15 का भाग दे देंगे। जब 15 का भाग देंगे, 15 के 15, 15 दूनी 30 और 6, 15 चौके 60, 24। तो प्रत्येक कोण कितना होगा, 24 डिग्री का होगा। अब तीसरा सवाल है इसका, यदि कर्मागत तिल्लियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 डिग्री हो तो आवश्यक तिल्लियों की संख्या। अब हमें तिल्लियों की संख्या चाहिए, तिल्लियों की संख्या। तिल्लियों की संख्या कब निकालनी है, जब प्रत्येक कोण कितना हो, 40 डिग्री हो। तो 360 में हम 40 का भाग दे देंगे, 0 से 0, 4 का भाग 36 में देंगे 9 बार। तो तिल्लियों की संख्या कितनी होगी उस समय, 9 होगी, जब प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, 40 डिग्री। प्रश्न नंबर 4, यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयां मिलती है। जब 24 बच्चे को मिठाई बांटेंगे एक डिब्बे की, तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयां मिलती है। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए, यानी 4 बच्चे कम हो जाए, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिलेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जिस प्रकार हमने 13.1 में सारणी बनाई थी वैसे एक सारणी तैयार कर लेंगे। तो हमने सारणी तैयार कर ली है। तो इसमें एक तो बच्चों की संख्या दी गई है, एक प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाई की संख्या दी गई है। तो जब बच्चों की संख्या 24 हो तो प्रत्येक बच्चे को उस समय 5 मिठाई मिलती है। और जब बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए, यानी 24 में से 4 कम हो जाए, तो उस समय कितनी प्रत्येक बच्चे को मिठाई मिलेगी, वहां हम x मान लेंगे। देखिए साधारण सी बात है, एक डिब्बे में मिठाइयाँ फिक्स है, बच्चों की संख्या 24 है तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाई मिलेगी। जब 4 कम हो जाएगी तो मिठाइयाँ ज्यादा मिलेगी, यानी संख्या कम हो जाएगी तो मिठाई प्रत्येक बच्चे को ज्यादा मिलेगी। तो यहां हम लिख देंगे प्रतिलोम समानुपात में है। ये किस प्रकार का प्रश्न है, प्रतिलोम समानुपात का। अब सीधा हमने प्रश्नावली 13.1 में देखा था, सीधा अनुपात में हम इसको बटा में लिखते थे, ऐसा कैसे ही। अब जब प्रतिलोम समानुपात हो तो इसको हम गुणा में लिखेंगे। कैसे, 24 गुणा 5 बराबर, अब 20 में से 4 घटाएंगे, 24 में से 4 घटाएंगे तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, 20 गुणा x। तो इसको मैंने घटा के लिख दिया, 24 में से 4 घटा के। अब हमें x का मान चाहिए, तो x बराबर क्या करेंगे हम, इस 24/5 को यहां लिख लेंगे 24 गुणा 5, और बटा में ये क्या लगा देंगे हम, 20। अब 5 का भाग दे लेंगे 20 में, 5 एकम 5, 5 चौके 20। अब 4 का भाग 24 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 6 बार। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिलेगी, 6 मिठाइयां मिलेगी। तो लिख देंगे अतः प्रत्येक बच्चे को 6 मिठाइयां मिलेगी। प्रश्न नंबर 5, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। एक पशुशाला में 20 पशु है और उनके लिए भोजन 6 दिन चलेगा। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो ये भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा। तो सबसे पहले हम सारणी बना लेंगे। उस सारणी में क्या क्या चाहिए, एक तो पशुओं की संख्या है, एक दिनों की संख्या है।
तो यहां लिख देंगे हम पशुओं की संख्या। दूसरी है दिनों की संख्या। अगर 20 पशु होंगे तो भोजन चलेगा 6 दिन। अब यदि पशुशाला में 10 पशु और आ जाए, यानी 10 पशु जुड़ जाएंगे, तो हो जाएंगे 20 प्लस 10, तो कितने दिन चलेगा भोजन? तो यहां मान लेंगे x, यानी 30 पशुओं के लिए x दिन भोजन चलेगा। तो देखिए पशु की संख्या बड़ी है, अब ज्यादा संख्या हो जाएगी तो भोजन कम दिन चल पाएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा प्रतिलोम समानुपात। प्रतिलोम समानुपात। तो प्रतिलोम समानुपात में हम क्या करेंगे, इसको ऐसा कैसा ही गुणा लिख देंगे, जैसे 20 गुणा 6, तो 20 गुणा 6, इधर लिख देंगे 30 प्लस 10, 20 प्लस 10, तो एक से लिख देंगे 20 प्लस 10, या डायरेक्ट 30 भी लिख सकते थे, गुणा x। अब इसको ऐसा कैसा लिख देंगे एक बार में, 20 गुणा 6 बराबर 20 और 10 कितने हो जाएंगे, 30 गुणा x। अब हमें x का मान चाहिए, यानी x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, 30 20 गुणा 6 के नीचे आ जाएगा बटा में, तो इसको इधर लिख देंगे x बराबर 20 गुणा 6 बटा में आ जाएगा 30। 0 से 0 काट देंगे। अब 3 का भाग 6 में कितने बार जाएगा, 2 बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का मान x बराबर 4 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि तो ये भोजन कितने दिनों तक पर्याप्त होगा, ये भोजन फिर 4 दिनों तक ही पर्याप्त रहेगा।